इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जो कि हम लोगों को बताता है लैंड रिसोर्सेज के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि लैंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है भारत में। फिर अगर लैंड को यूज़ किया जा रहा है तो वो क्यों इस तरह यूज़ किया जा रहा है, आखिर क्या कारण है कि उसके यूज़ में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। फिर हम लोग जानेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है। फिर देखेंगे कि फार्मिंग के क्या क्या प्रकार से हैं। फिर क्रॉपिंग सीज़न के बारे में बात करेंगे, खरीफ, रबी, ज़ाइद के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि जो अनाज है जैसे कि राइस, वीट, ये सब क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और इनके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आखिर में हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत के जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको क्या क्या कैसे ख़त्म किया जा सके। लैंड यूज़ रिकॉर्ड को लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और एक होता है रिपोर्टिंग एरिया, एक होता है जोग्राफिकल एरिया। तो जोग्राफिकल एरिया मतलब भारत का जो ज्योग्राफी है उसमें कितना क्षेत्र भारत का है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और एक बार कर लेने के बाद वो कांस्टेंट रहेगा, वो तो ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, अगर भारत किसी देश पे आक्रमण करके उसको जीत ले तो वो बढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांस है। लेकिन जो रिपोर्टिंग एरिया है या जो लैंड यूज़ रिकॉर्ड है वो तो घटता बढ़ता रहता है। जिस जिस प्रकार से जैसे कि अगर फॉरेस्ट का जगह घट गया या बढ़ गया, वो तो हर 2 साल में ISFR जो आता है उससे हम लोग को पता चलता है कि क्या फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा या घटा। तो इस प्रकार से जो लैंड यूज़ रिकॉर्ड है वो तो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड के द्वारा जो लैंड यूज़ होता है वो किन किन बेसिस पे होता है या उसका क्या क्या कैटेगरीज है। पहले है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। तो फॉरेस्ट का जो सिचुएशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी एरिया जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट को बढ़ावा मिल सकता है, वहाँ पे फॉरेस्ट को ग्रो किया जा सकता है, वहाँ फॉरेस्ट लगाया जा सकता है, उस एरिया को फॉरेस्ट एरिया माना जाता है। मान लेते हैं कि अगर 2 साल पहले जो रिपोर्ट आया था उसमें इतना जगह पे पहले फॉरेस्ट था। नया वाला रिपोर्ट में गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ तक हम लोग फॉरेस्ट लगाएंगे। ठीक है। बट ये पहले वाला सिचुएशन अभी भी है। तो फॉरेस्ट जो है वो तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट तो नहीं बढ़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो फॉरेस्ट है वो एक्चुअल फॉरेस्ट नहीं भी बढ़ेगा तो भी फॉरेस्ट को बड़ा बड़ा दिखाया जा सकता है या इंक्रीज़ दिखाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ ये एरिया में फॉरेस्ट को लगाया जाएगा। फिर अगर बैरन और वेस्टलैंड का बात करें तो ऐसा एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर या कुछ भी नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेज़र्ट एरिया है जैसे आपका राजस्थान वाला एरिया। ठीक है। जो एरिया जहाँ पे ये रेवाइंस है या जो एरिया जहाँ पे हिल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा एरिया होगा यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या कठिन है अभी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। तो ऐसे एरियाज़ को बैरन और वेस्टलैंड किया जाता है। तीसरा कैटेगरी आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। मतलब कि कोई एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे माइनिंग हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है, तो इस सब जो एरिया है इन सबको नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे कोई मॉल है, तो इस प्रकार का एरिया। फिर आता है एरियाज़ अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो ऐसा एरिया जो नॉर्मली पंचायत के हाथ में होता है और ये एरिया पे गौचर जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे गाय का चरने के लिए एरिया होता है। वहाँ पे गाय आती है और घास को खाती है, तो वो एरिया को बोला जाता है परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड। गाय ही नहीं बल्कि भेड़ बकरी जितने भी हैं। ठीक है। फिर आता है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसा जगह पे जहाँ पे जो लोग हैं वो उस रीजन को काफ़ी ज़्यादा भगवान का दिया हुआ या फिर काफ़ी ज़्यादा उस पर मान्यता रखते हैं और वो एरिया में वो लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो फ्रूट ट्री वाला एरिया है या जो जहाँ पे फ्रूट ट्रीज होता है उन सब एरिया को भी इस कैटेगरी में माना जाता है। और ये एरिया मेनली प्राइवेट ओन रहता है, मतलब कि गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। फिर अगर बात करें कल्चरेबल वेस्टलैंड का, तो ये जो लैंड है इसको अगर 5 साल से ज़्यादा दिनों तक इस पर कुछ नहीं किया गया हो, मतलब यहाँ पे खेती वगैरह नहीं किया गया हो, तो इसको बोला जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। हालांकि इसको 5 साल के बाद खेती करके इसको फिर से जो है वो
एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा सकता है। फिर आता है करंट फैलो। करंट फैलो लैंड ये होता है जो एक या एक से कम साल के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हुआ है, वो उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड। अब आता है फैलो अदर देन करंट फैलो, मतलब कि ये करंट फैलो भी नहीं है और ये कल्चरेबल वेस्टलैंड भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 साल से 5 साल के बीच में। फिर से 1 साल से 5 साल के बीच में अगर जो एरिया को कल्टीवेशन जहाँ पे नहीं हुआ, खेती जहाँ पे नहीं हुआ, उसको बोलेंगे करंट फैलो। जो 1 साल से कम वाला है उसको बोलेंगे करंट फैलो। और जो 5 साल से ज़्यादा है उसको बोलेंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। फिर नेट एरिया सोन, जहाँ पर हार्वेस्टिंग होता है, जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, जहाँ से क्रॉप को निकाला जाता है, काटा जाता है, उस एरिया को बोलते हैं नेट एरिया सोन। ठीक है। अब देखिए भारत में लैंड यूज़ में काफ़ी चेंजेस आया है। क्यों चेंज आ रहा है? सबसे पहले तो जो साइज ऑफ इकोनॉमी है वो बढ़ रहा है। क्योंकि साइज बढ़ रहा है इसलिए जो प्रेशर है लैंड पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप अगर नज़र दौड़ाओ अपने शहर में या गांव में, तो अभी आप देखो कि बहुत ज़्यादा घर बन गया है। यही अगर 15-20 साल पहले आप देखते तो उतना घर ज़्यादा नहीं बनता। तो साइज़ ऑफ इकोनॉमी जो है वो बढ़ रहा है। फिर जो इकोनॉमी का कंपोजिशन है, जैसे कि अभी सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है, आपका जो वेयर हाउस है वो बन रहा है। जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है तो उस सब के लिए वेयर हाउस बन रहा है। तो इस प्रकार से भी लैंड यूज़ जो है वो चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको मतलब उस पर अब कुछ शॉप बन रहा है या फिर उस पर मॉल बन रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो लैंड यूज़ है उसको चेंज किया जा रहा है, क्योंकि जो कंपोजिशन है इकोनॉमी का वो बदल रहा है। फिर तो अभी आप देखो कि क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था, जो खेती था, वो अब पीछे आ रहा है, उसके जगह पे नया नया एक्टिविटीज़ हो रहा है। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर था वो कम नहीं हुआ। क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि जब जीडीपी भारत का बढ़ रहा है लेकिन खेती उस हिसाब से कम नहीं हो रही है। अगर 10% से जीडीपी भारत का बढ़ रहा है तो जो खेती हो रहा है, जो एग्रीकल्चर हो रहा है, वो लगभग 2% से कम हो रहा हो या 3% से कम हो रहा हो। मतलब इस स्पीड से खेती का जो कमी है या खेती कम करना वो नहीं होगा। उसके बाद जो हम लोगों का पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है इसलिए जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इस पॉपुलेशन को खिलाना है, मतलब फीड करना है। इसलिए इसका जो प्रेशर है लैंड पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग को फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करना पड़ रहा है। अब अगर आप अभी देखो 1950s और 2014 और 15 का अगर लैंड यूज़ देखो तो फॉरेस्ट तो खैर बढ़ा है, बाकी यहाँ पे नेट सॉन एरिया, मतलब जो एरिया में खेती बाड़ी हो रहा है वो भी बढ़ गया। जो करंट फैलो है जिसको कि 1 साल के लिए या फिर 1 साल से कम के लिए छोड़ा जाता है वो भी बढ़ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस ग्राफ को आप देख सकते हो और समझ सकते हो। अब यहाँ से कुछ कुछ ऐसा कैटेगरीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिला। सबसे पहले इंक्रीज़ का बात करते हैं। तो इंक्रीज़ अगर का बात करें तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कि ये वाला, ये देखो 3.2 था और ये 8.7 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ा, जैसे हम बताएं मॉल्स बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें बन रहा है, घर बन रहा है, अपार्टमेंट्स बन रहा है। वो सब कहाँ बन रहा है? वो सब मेनली एग्रीकल्चर लैंड पे बन रहा है, खेती बाड़ी का लैंड पे बन रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हुआ। फिर फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है। देखो आप फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट डिफिनेशन चेंज कर रही है फॉरेस्ट का। बहुत जगह क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसा जगह भी फॉरेस्ट होगा जहाँ पे गन्ना का खेती हुआ होगा। तो ये सब कारण है। बैम्बूज जो घास है, जो आपका बांस है, बांस को तो घास ही बोलते हैं, तो बांस को बोला जा रहा है कि ये फॉरेस्ट होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डेफिनेशन फॉरेस्ट का चेंज कर दे रही है। इसलिए जो फॉरेस्ट है वो भी, फॉरेस्ट कवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ा है बट फॉरेस्ट तो बढ़ ही रहा है। फिर अगर करंट फैलो का बात करें, करंट फैलो यहाँ पे देखो ये भी यहाँ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मानसून का यहाँ पर कारण आ रहा है। मानसून में कभी पानी पड़ रहा है कभी नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए चूँकि रेनफॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, मान लेते हैं अगर 6-6 महीना या 8-8 महीना रेनफॉल नहीं हुआ तो वो कहाँ पर चला जाएगा? वो लैंड चला जाएगा करंट फैलो में। क्यों? क्योंकि एक से कम साल तक, 1 से कम साल तक यहाँ पे खेती नहीं हुआ, तो ऐसे लैंड को क्या बोलते हैं? करंट फैलो लैंड। ठीक है।
फिर नेट शॉन एरिया में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। 41.7% था, अभी 45.5% हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चरेबल वेस्टलैंड जो था, इसको काफ़ी ज़्यादा देखो यहाँ पे कमी आ रही है, इसको जो है इस एरिया में चला गया। वो यहाँ से जो लोग थे उसमें वहाँ पे खेती बाड़ी करने लगे, इसलिए वो वाला एरिया ख़त्म हो गया। ठीक, अब डिक्लाइन कहाँ पर हो रहा है? तो डिक्लाइन सबसे पहले कल्चरेबल वेस्टलैंड में, जैसे यहाँ पे आप देखने को मिला डिक्लाइन है ना, ये वाले रीजन में यहाँ डिक्लाइन हुआ, तो यहाँ वाला कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। फिर फेलो अदर देन करंट फेलो, ये वाला क्या था? ये 1 से 5 साल तक, तो 1 से 5 साल तक लोग ज़मीन को नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ से कुछ हो रहा है, या तो वहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, या फिर कुछ वहाँ पे कुछ और वहाँ पे बगान हो रहा है, या फिर पेड़ लगा दिया जा रहा है, तो ये वाला सिचुएशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, ये भी क्यों? डेवलपमेंट, एकदम सीधा डेवलपमेंट हो रहा है। ट्री को काट दिया जा रहा है, ट्री की जगह पे सिटी बस रही है, सिटी बस रहा है, अपार्टमेंट्स बन रहा है, मॉल्स बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है, तो ये कहानी है। फिर अगर देखें हम लोग बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, यहाँ पर भी डिक्रीज देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? कि जो बैरन या अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, पहले जो था वो टेक्नोलॉजी बहुत कम था, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया, अभी हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, हिल्स पे भी खेती कर लेते हैं, डेजर्ट में भी अभी बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो खेती कर सकते हैं, तो इसलिए बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड जो है उसको भी, उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, अब ओनरशिप पे बात करें, मतलब कि लैंड किसका है, तो लैंड दो तरीके से बढ़ता है। एक होता है प्राइवेट का, जैसे कि किसी का ज़मीन हो गया वो, और दूसरा होता है अपना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, मतलब कि गांव में अगर आप जाओगे तो 10-20 पेड़ है, या कोई बगान है, या फिर कोई जंगल है, वो गांव वाले बोलते हैं कि ये मेरा है। उसमें क्या होता है? ये हमारा है। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से जाकर के लकड़ी या मेडिसिन्स या फिर फॉडर, अपना अपना एनिमल्स के लिए फॉडर्स, ये सब लेकर के वहाँ से आते हैं। पैस्चर लैंड्स होता है, वहाँ पे जाके जो एनिमल्स हैं वो खाना वाना खाते हैं, मतलब कि घास वास खाते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से कुछ पूजा वगैरह होता है उस जगह पे, वहाँ का जो फल होता है वो सारे गांव में बंटता है। तो इस प्रकार का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, मतलब कि CPRs। अब अगर बात करें हम लोग एग्रीकल्चर लैंड यूज़ का, एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ का अगर बात करें, तो एग्रीकल्चर में तो सीधा सीधा ये बात होता है कि लैंड पे ही काम होगा। ठीक है, लैंड बेस्ड एक्टिविटी है, वहीं पर काम होगा, हवा में तो आप खेती कर नहीं सकते हो, तो इसलिए लैंड का आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वालिटी जो है लैंड का, मतलब जैसे कि गंगा वाला एरिया है, तो गंगा वाला एरिया का जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो वहाँ पे आप अच्छे से खेती कर सकते हो। लेकिन यही अगर आप राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है, खास करके डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पे आप अच्छे से खेती नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके खेती के लिए। ठीक है, फिर जो जिन लोगों के पास लैंड ओनरशिप है, मतलब जो लोग किसी खेत का मालिक है या किसी लैंड का मालिक है, तो उनके लिए एक तरह से प्रिविलेज बन जाता है, वो सोशल वैल्यू बन जाता है कि ठीक है, हम अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है तो हम उसको बेच सकते हैं, उसके पास किसी को क्रेडिट पे रख सकते हैं, किसी से लोन ले सकते हैं। तो इसलिए ओनरशिप होना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इस टेबल से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो कल्टिवेबल लैंड है, मतलब जिस लैंड पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, तो 1955 51 में देखो, अब नेट शॉन एरिया 41 था, फिर ये बढ़ के 45.5 हो गया। परसेंटेज का अगर बात करें तो ये 78 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों के पास लिमिटेड लैंड है, जो लैंड है, जो ज़मीन है वो तो लिमिटेड है, उसी में हम लोगों को जो करना है, या तो हम इसको बढ़ा देंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ा देंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, मतलब इसी में हम लोगों को खेल करना पड़ेगा, कुछ भी, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोगों को अपना लैंड को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करना होगा, और जो लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज़ है उसको काम पे लगाना पड़ेगा। अब ये दो तरह से हो सकता है। पहला ये है कि जैसे राइस है या वीट है, जो HYB हम लोग किए थे, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, या ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का काम करें, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि हम लोगों का सारा जो क्रॉप्स है, यहाँ तक कि वीट, राइस, शुगर केन, सब हम लोगों का बेहतर हो जाए, और वो कम जगह पे काफ़ी अच्छी तरीके से बन सके, और वहाँ पे जो लेबर
लेबर्स काम करते हैं वो भी, उनका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। तो इस प्रकार का चीज़ भारत में ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये कैसे होगा, तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने से हो सकता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, अगर परसेंटेज में उसका बात करें तो ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया, मतलब जितना एरिया में हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, मान लेते हैं कि वो कुछ 200 हेक्टेयर होगा, उसमें से नेट सॉन एरिया जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं, असल में जो हम लोग एग्रीकल्चर जिसमें कर रहे हैं वो मान लेते हैं कि 150 है, ठीक है। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना क्रॉप इंटेंसिटी निकल जाएगा। अभी हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो ये कुछ 120% निकला, ठीक है। वहीं अगर हम लोग के पास GCA मतलब ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया वो अगर 200 ही था, और अगर हम लोग का नेट सॉन एरिया बढ़ के 180 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम लोग के पास 120 था, याद रखने वाली बात है। अब हम लोग के पास हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया 110, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या सीखे कि जब हम लोग का नेट सॉन एरिया कम होता है तो क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम लोग क्रॉप इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हम लोग का नेट सॉन एरिया को कम भी कर सकते हैं, या जितना है उसी पे अगर क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। जो ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया मतलब जो GC है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर इसको हम लोग कम करें या जितना है उतना पे ही अगर क्रॉप इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये कमने लगेगा, ठीक है। नेट सॉन एरिया वो कमने लगेगा और क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी, जो फसल का जो उत्पाद है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें क्रॉपिंग सीज़न के बारे में तो ये 3 होता है, पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा ज़ैद। खरीफ का अगर बात करें तो मानसून आने के साथ ही खरीफ का शुरू हो जाता है बुआई, उसके बाद मतलब कि उसको सॉन करना शुरू किया जाता है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है उस टाइम पे खरीफ को काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा फूड्स आते हैं, पहला राइस हो गया, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा, ये सब। अगर रबी का बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, चना हो गया, ठीक है, ये सब। फिर अगर जायद का बात करें तो ये आपका खरीफ और रबी के बीच में आता है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड होता है, मतलब कि मार्च या अप्रैल से लेकर के मई या जून तक का, ठीक है, इस बीच में आता है जैद। और ये क्या करता है, इसमें आपको होगा खीरा हो गया, वाटरमेलन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब इसमें होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फार्मिंग के टाइप का। मेनली 2 तरह से किसको किया जा सकता है, पहला इरिगेटेड जिसमें कि पानी हम लोग को देना पड़ता है, और दूसरा रेन फेड मतलब जिसको भगवान पानी देता है, जो रेन से होता है, जो बारिश से होता है, ठीक है। अब इरिगेशन वाला जो हम लोग करते हैं, इरिगेटेड वाले में 2 तरह का आता है, पहला है प्रोटेक्टिव, दूसरा है प्रोडक्टिव, ठीक है। प्रोटेक्टिव में क्या है कि जो एडवर्स इफेक्ट होगा सॉइल का, मतलब जो सॉइल को ख़राब करने वाली चीज़ें होंगी उनको हम लोग को कम करना है, तो वो आ गया अपना प्रोटेक्टिव में। यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं जो रेनफॉल है वो कम पड़ गया तो उस टाइम पे इरिगेशन मतलब जो खेती हम लोग पानी दे दे कर करते हैं, उससे क्या होगा, उससे जो सॉइल का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा और इसलिए वहाँ पे हार्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद इससे क्या हम लोग को समझ में आता है कि जो सॉइल है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया तक उसका मॉइस्चर जाए। अगर प्रोडक्टिव इरिगेशन का बात करें तो प्रोडक्टिव में ये देखना होता है कि जो सॉइल है उसको मॉइस्चर सही से मिल रहा है ना, उसमें नमी सही से मिल रहा है या नहीं, ठीक है। और ऐसा उसको नमी प्रोवाइड करना है जिससे कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रोटेक्टिव में जो है हम लोग कम इरिगेशन वाला पानी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव में क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा इरिगेशन वाला पानी को यूज़ करते हैं। दूसरा आता है अपना रेनफील्ड फार्मिंग। रेनफील्ड फार्मिंग मतलब जो भगवान के द्वारा पानी जो वर्षा होती है उससे किया जाए। उसमें 2 तरह का आता है, पहला है ड्राई लैंड, दूसरा है वेट लैंड। तो ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, जिस एरिया में साल भर में 75 सेंटीमीटर या उससे कम का बारिश हो उस एरिया में ड्राई लैंड फार्मिंग को किया जाता है। और वेटलैंड फार्मिंग जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो ड्राई लैंड फार्मिंग का एग्जांपल है जैसे रागी हो गया, बाजरा, मूंग, चना, या फिर जो अपना फॉडर क्रॉप है मतलब जिसको जो कि हम लोग गाय को बकरी को खिलाते हैं उस प्रकार का जो होता है वो अपना ड्राई लैंड फार्मिंग में मेनली होता है। और वेटलैंड वाले में
जो जो बारिश सीजन में पानी पड़ता है जिससे कारण कि जो मॉइस्चर है वो अच्छा खासा तरीके से हो सके, तो वो वेटलैंड फार्मिंग में आ गया। एग्जांपल के तौर पे राइस, जूट, शुगर केन, ये सब जो है वो वेटलैंड में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं फूड ग्रेन्स का। भारत में लगभग 2/3 जो एरिया है जो जिसमें खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे मेनली क्रॉप्स किया जाता है, मतलब कि जो अनाज होता है, ठीक है, जैसे कि राइस, व्हीट। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, जो ग्रेन है उस ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो अनाज का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर दो तरह का होता है। पहले दाल, जैसे कि पल्सेस, तो दाल और सीरियल्स मतलब कि मोटा अनाज। अब सीरियल्स के बारे में बात करें तो 54% भारत का जो टोटल क्रॉपिंग एरियाज़ है उसमें 54% जो है वो सीरियल्स का होता है। भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा, यानी कि 11% जो वर्ल्ड में सीरियल्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भारत तीसरा नंबर पे आता है। पहला है यूनाइटेड नेशन, पहला चाइना, दूसरा है यूएसए। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? दो तरह का। पहला है जिसका दाना एकदम फाइन है, जैसे कि राइट, व्हीट, और जिसका दाना एकदम खरखरा है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, ये सब। ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ जो जो क्रॉप्स है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, जोग्राफिकल कंडीशंस, और उसके बारे में कुछ कुछ हम लोग जानते हैं। पहला है राइस के बारे में। तो सब जानता है कि भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो राइस खाती है, चावल खाती है। ये एक ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज़ के लिए ये क्रॉप को माना जाता है। करीबन 3000 वैरायटी दुनिया धरती में इसका अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है। 2000 मीटर या उससे कम एरिया में ये राइस हो सकता है। भारत का अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ राजस्थान जगह पे ये राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में इवन 3 तरह का राइस होता है। पहला औस, अमन और बोरो, मतलब कि एक ही सीजन में वहाँ पे 3 अलग अलग तरीके का राइस वहाँ पे होता है, जिसका नाम है औस, अमन और बोरो। अब अगर हिमालयाज़ और नॉर्थ वेस्ट का पार्ट का बात करें तो वहाँ पे ये खरीफ क्रॉप के तरह से होता है, मतलब कि मानसून सीजन में ये खरीफ क्रॉप के रूप में यहाँ पर किया जाता है। दुनिया में अभी फ़िलहाल तो इंडिया नंबर 1 है, मतलब चाइना को पीछे छोड़ चुका है, पर 2016 का इसमें डेटा दिया हुआ उसके अनुसार 21.6% जो है दुनिया का प्रोडक्शन भारत किया था उस टाइम पे, और वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे था। जैसे हम बताएं कि भारत में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह जो है रीजन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। यहाँ तक कि बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा राइस होता है। ठीक है। फिर तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लगभग हर स्टेट में, भारत में हर स्टेट में लगभग राइस होता है। अब हरियाणा और पंजाब वाला रीजन में राइस क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? देखिए, मैक्सिको और फिलीपींस में एक वीट और एक राइस का नया नया वैरायटी आया था, उससे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। तो उस जो सीड्स था उसको भारत ने अपनाया हमारे देश में, और हमारे देश में वो अपनाया गया पंजाब रीजन में, हरियाणा रीजन में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन में, और वहाँ पे अपनाने के बाद उसको यूज़ करने के बाद यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसलिए हरियाणा, पंजाब वगैरह एरिया में राइस और वीट काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि अब तो पूरे भारतवर्ष में लगभग HYB यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वीट का। तो राइस के बाद या चावल के बाद वीट ही, गेहूं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का दुनिया का लगभग 12.3%, 12.3% इंडिया जो है वो गेहूं का उत्पादन कर रहा था। ये टेम्परेट जोन, मतलब कि ऊपर जहाँ पे ठंडा वंडा रहता है, ठंडा रहता है, वहाँ पे वीट का कल्टीवेशन अच्छा खासा होता है। ये एक रबी सीज़न है। 85% जो क्रॉप है वो मेनली आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि पंजाब वाला एरिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह वाला एरिया, मालवा प्लेट्यूस मध्य प्रदेश का थोड़ा एरिया, हिमालयाज़, और 27 मीटर ऊंचाई तक ये होता है। ये एक रबी क्रॉप है। और इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है जिसमें इसमें क्रॉप होता है उसमें से 14% वीट कल्टीवेशन में होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा वीट होता है, और पंजाब और हरियाणा में तो खास करके ज़्यादा वीट होता है।
अब बात करें ज्वार का, तो ज्वार जो है वो पूरे इंडिया में जितना भी क्रॉप्ड एरियाज़ है उसमें 16.50% ज्वार का रीजन है, वहाँ पे ज्वार होता है। ये लगभग सेमी एरिड या एरिड रीजन में होता है। और सेमी एरिड रीजन मतलब महाराष्ट्र वाला रीजन में, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में, पूरे इंडिया में जितना ज्वार प्रोडक्शन होता है उसमें महाराष्ट्र अकेले 50% कर लेता है। बाकी सबका बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये एक रबी क्रॉप भी है और ये एक खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप है। दोनों अलग अलग टाइप का इस सिचुएशन में ये ज्वार का प्रोडक्शन किया जा सकता है। नॉर्थ इंडिया में इसको ये खरीफ क्रॉप है और यहाँ पे मेनली चारा के रूप में, जैसे कि गाय को खिलाने के लिए या बकरी या घोड़े को खिलाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बाजरा का भी सिचुएशन लगभग सेम है और ये जितना भी क्रॉप्ड एरिया है उसका 5.2% इसमें 5.2% एरिया में बाजरा को लगाया जा रहा है। बाजरा मेनली महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक रेन फेड क्रॉप है, मतलब रेन आता है तो यहाँ पे रेन से ही इसमें यहाँ मेनली मॉइस्चर मिलता है सॉइल को, सॉइल में नमी मेनली रेन से ही आता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के वर्षों में हरियाणा और गुजरात में इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी एक तरह का फॉडर क्रॉप है और यहाँ पे चारा के रूप में ये काम किया जाता है, मतलब कि घोड़ा या बकरी या गाय को खिलाने के लिए काम आता है। मेज यानी कि भुट्टा का बात करें तो ये जैसे हम बताएं कि फॉडर क्रॉप भी है, ये घोड़े लोग को खिलाने में काम आता है, साथ ही साथ आदमी लोग भी उसको भुट्टा को खाता है, बहुत सारे आदमी लोग। ये सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन में होता है, मतलब कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका वाले रीजन में, बिहार में भी होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ये सब सेमी एरिड रीजन है। ठीक है, बस ये पंजाब में नहीं होता है, बाकी भारत के लगभग हर देश में ये होता है। सदर्न स्टेट में ये बहुत कम हो रहा है और सेंट्रल पार्ट्स में ये अब धीरे धीरे इसका देख रहे हैं वो कम ही हो रहा है। सॉरी, सदर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सेंट्रल पार्ट्स यानी कि महाराष्ट्र वगैरह रीजन में, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला रीजन में ये कम कम होते जा रहा है। पल्सेस का बात करें यानी कि दाल का अगर बात करें तो अब गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है और दाल का प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इसको फार्मर्स को इनकरेज भी किया जा रहा है। दाल यानी कि ये लेग्यूम क्रॉप भी है, मतलब इसमें जिसका जो जड़ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा लंबा होता है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। ये नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल का है उसको इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, कौन? लेग्यूम क्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पल्सेस का बात करें तो जो चना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पल्स होता है। भारत में जितना भी एरिया जहाँ पे क्रॉपिंग की होता है, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, उसका 11% आपको पल्सेस देखने को मिलेगा। मेन पल्सेस कौन कौन से? ग्राम और तूर, मतलब कि चना और तूर। ये देखो आप, ये है वीट का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। वीट कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ पे इस रीजन में, मतलब वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर वगैरह रीजन, फिर मध्य प्रदेश वाला रीजन। ठीक है, अब अगर हम लोग ग्राम का बात करें, चना का बात करें, तो चना सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में हो रहा है। ठीक है, ये एक रेन फेड क्रॉप है, मतलब रेन के कारण ही यहाँ पे जो मॉइस्चर आता है, नमी जो आती है सॉइल में, वो रेन के कारण नहीं आती है। ये रबी क्रॉप है और सेंट्रल, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में होता है, मतलब कि सेंट्रल रीजन में, जो कि यहाँ पे आ गया वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न। सेंट्रल ये रीजन हो गया, ठीक है, इस रीजन में होता है, वेस्टर्न इस रीजन में होता है और नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि इस रीजन में, यहाँ पे मेनली आपका चना का खेती होता है इस रीजन में। ठीक है, तो ग्राम का हो गया। अब बात करें अगर हम लोग अरहर, तूर जिसको अरहर भी बोलता है, इसको रेड ग्राम या पिजन पी भी बोला जाता है इंग्लिश में। ये मेनली सदर्न स्टेट्स में होता है, ड्राई एरियाज ऑफ सदर्न स्टेट्स। महाराष्ट्र का अगर बात करें, जो 33% जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसका अकेला 33% महाराष्ट्र प्रोड्यूस कर रहा है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स का बात करें तो उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो ये सब भी यहाँ पे अरहर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ग्राउंड नट का अगर बात करें तो ग्राउंड नट यानी मूंगफली मेनली आपका गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना वाले रीजन में होता है। भारत में दुनिया भर का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 16.6%, 2016 में 16.6% जो है वो इंडिया में ही हुआ था। और जो स्टेट्स था वो था तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये सब आप मैप में अपने से उसको
पॉइंट आउट करिए कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है। रेपसीड और मस्टर्ड का अगर बात करें तो रेपसीड और मस्टर्ड जो है वो काफ़ी सारे ऑयल सीड जिससे ऑयल निकाला जाता है, जैसे कि राई हो गया, सरसों का तेल, तोरिया का तेल, तारामीरा का तेल, तो ये सब तेल वाले जो क्रॉप्स हैं उसको बोला जाता है। ये मेनली कहाँ पे होता है? इंडिया का सेंट्रल पार्ट में और नॉर्थ वेस्ट का पार्ट में, ठीक है। इंडिया का जितना भी रीजन में होता है क्रॉपिंग, उसमें से 22.5% में यही आपका जो रेप सीड है और जो मस्टर्ड है उसका, मतलब सरसों जो है उसका क्रॉपिंग होता है, उसका फसल निकाला जाता है। राजस्थान मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 1/3 यानी कि 33% सिर्फ राजस्थान में होता है। दूसरा हरियाणा और मध्य प्रदेश है, ठीक है। सोयाबीन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन मेनली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। अब अगर हम बात करें फाइबर क्रॉप का, जैसे कि कॉटन हो गया, जिससे जिससे कि कपड़ा बनता है, तो कॉटन मेनली आपका खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप यानी नवंबर दिसंबर के टाइम में, अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसको लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये यहाँ मेनली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में होता है, और ये खास करके सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, डेक्कन प्लेट्यू में ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में इसका जो यील्ड है, यानी कि महाराष्ट्र में इसका फसल है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहा है, क्योंकि ये रेनफील्ड कंडीशन से, अगर वर्षा होगी तो यहाँ पे कॉटन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ये कहानी चल रहा है महाराष्ट्र में। अगर जूट का बात करें तो जूट मेनली, जैसे आप देखे होंगे कि क्लोथ बनाने के लिए या बैग बनाने के लिए जूट का बोरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, सैक बनाने के लिए, उसको उसके लिए यूज़ होता है। इन मेनली जूट होता है बंगाल में और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा होता है और बंगाल में भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि बांग्लादेश में होता है। तो अगर पूरे भारतवर्ष में अगर जूट का बात करें तो वेस्ट बंगाल में लगभग 75% होता है, और फिर बिहार और असम में भी कुछ कुछ होता है। इसी प्रकार अगर शुगर केन का बात करें तो शुगर केन एक ट्रॉपिकल एरिया में होता है। ये एक क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। ये सब ह्यूमिड एरियाज़ में होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी किया जा सकता है। इंडो गंगेटिक प्लेन पे, मतलब जो गंगा नदी जिधर से बहती है उस रीजन को बोलते हैं मेनली इंडो गंगेटिक प्लेन, वहाँ पे होता है। और साथ ही साथ ये वेस्टर्न इंडिया में भी, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात है, वहाँ पर भी शुगर केन होता है। ये देखो आप, ये है शुगर केन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये है इंडो गंगेटिक प्लेन, यहाँ पे हो रहा है शुगर केन। साथ ही साथ महाराष्ट्र गुजरात में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी शुगर केन हो रहा है। भारत जो है 2015 में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ब्राज़ील के बाद। अगर पूरे भारतवर्ष का जितना भी एरिया को बात करें जिसमें क्रॉपिंग हो रहा है, जिसमें फसल लगता है, उसमें 2.4% में शुगर केन लगता है, ठीक है। हम इस राज्य के बारे में तो बता ही दिए। अब टी का बात करें तो टी मेनली चाय पीने के लिए होता है, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांट इसका होता है और इसका लीव्स को काट के फिर टी बनाया जाता है। टी मेनली हाई एल्टीट्यूड पे होता है, मतलब पहाड़ों पे होता है। यहाँ पे कैफीन, टी में कैफीन और टेनिन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र वैली जो कि असम में आता है उसमें स्टार्ट किया गया, फिर वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग में, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में, और अभी जो है वो नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट्स यानी कि इस रीजन में भी टी का प्रोडक्शन किया जाने लगा, नीलगिरीज वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, ठीक है। तो पहाड़ों पर टी का कल्टीवेशन होता है, और भारत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और भारत का जो टी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टी माना जाता है। और अगर दुनिया का जितना भी प्रोडक्शन था 2016 में, उसका 21.1% यानी कि 1/5 प्रोडक्शन इंडिया में ही हुआ था। और भारत जो है वो सेकेंड नंबर आता है चाइना के बाद, जो कि टी को एक्सपोर्ट करता है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में टी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब अगर कॉफ़ी का बात करें तो कॉफ़ी का भी सेम कहानी है, टी के जैसा ही, ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। इसमें 3 वेराइटीज़ है, पहला है अरेबिका, रोबस्ता और लिब्रेका, ठीक है। इंडिया में मोस्टली सुपीरियर क्वालिटी कॉफ़ी जिसका नाम है अरेबिका, वो होता है। भारत जो है दुनिया में 7वें नंबर पे है टी कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करने के मामले में। ये कहाँ पे होता है? ये मेनली वेस्टर्न घाट जो कि कर्नाटका में है, और जो तमिलनाडु केरला वाले रीजन में जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आता है, हाई एल्टीट्यूड आता है, पहाड़ आता है, वहाँ पे ये कॉफ़ी मेनली आपको देखने को मिलता है। अब जानते हैं हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो कि भारत में हुआ। तो आपको पता ही है पार्टीशन का टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों में बस गया। उस टाइम पे इंडिया का स्थिति ख़राब था,
तो भारत सरकार ने इमीडिएट गोल के तहत, मतलब जो अपना सबसे जल्दी लक्ष्य, सबसे ज़रूरी लक्ष्य हासिल करना है, उनमें उन्होंने रखा कि सबसे पहले जो कैश क्रॉप्स है, जैसे कि आपका जो स्वीट पोटैटो वगैरह है, उन लोगों को चेंज करके अब फूड क्रॉप्स पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे कैश क्रॉप्स को ज़्यादा तवज्जो मिलता था और ब्रिटिश चाहते थे कि उसको किसी भी तरह ट्रेड किया जाए। तो गवर्नमेंट बोले कि नहीं, कैश क्रॉप से हम लोग को फूड क्रॉप्स पे आना पड़ेगा, मतलब कि राइस और वीट पे जल्दी जल्दी हम लोग को काम करना पड़ेगा। फिर क्रॉपिंग जो था उसको इंटेंसिफाई किया गया, उसको तेज़ी से और बेहतर तरीके से उसको यूज़ किया जाने लगा। जो जहाँ पे भी कल्टीवेशन होगा, जहाँ पे भी खेती होगा, वहाँ पे बेहतर तरीके से फसल का उपयोग या उसका इस्तेमाल या फसल को निकालना पड़ेगा, उसका इंटेंसिफाई किया जाएगा। और जो कल्टीवेबल एरिया है, जहाँ पर कल्टीवेशन होगा, जहाँ पे भी खेती होगा, वहाँ पे जो प्लग है, मतलब जिससे कि सॉइल को निकाला जाता है, उससे जो अगल बगल का एरिया है जहाँ पर खेती नहीं होता है, उसको भी ऐड किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और फसल भी वहाँ पे बढ़ सकता है। फिर 1950s में जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का, वो एकदम स्टैग्नेट हो गया, मतलब वो ना बढ़ रहा था ना ज़्यादा घट रहा था। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है, इससे लोग भूखमरी का शिकार बन रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट लाई दो चीज़, पहला इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और दूसरा लाई इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। हालांकि 1960s में दो लगातार, आपको पता ही होगा कि इंडो चाइना वॉर हुआ था, फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, फिर क्या हुआ कि ड्रॉट्स आ गया, मतलब सुखाड़ हो गया। तो सुखाड़ हो गया तो इसके कारण जो ये दोनों प्रोग्राम था वो दोनों फेल कर गया। ठीक है, तो इसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका से भारत को काफ़ी सारा फूड ग्रेन्स लाना पड़ा। उसके बाद आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे हम आपको बता ही दिए कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यानी कि HYV, जिससे कि फसल जो है वो बहुत बढ़ गया, और ये खास करके लगाया गया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। हालांकि धीरे धीरे करते हुए ये पूरा ऑल ओवर इंडिया भी ये आने लगा। ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में भी ये 1970s में इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर प्लानिंग कमीशन जो थी, भारत सरकार की जो प्लानिंग कमीशन है, वो 1980s में बोली कि अब हम लोग को रेन फेड एग्रीकल्चर, मतलब जहाँ पे सिर्फ रेन से एग्रीकल्चर किया जाता है, वहाँ पे इरिगेशन का अगर सुविधा नहीं है, तो उस पर हम लोग को जो है सो अब हम लोग को फोकस करना होगा। 1988 में प्लानिंग कमीशन ने बोला कि ठीक है, हम जो फसल होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग, जैसे कि गाय रखो, गाय से फिर दूध निकालो और दूध को बेचो, इस प्रकार से डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, मतलब कि जो हम लोग आज चिकन वगैरह, पोल्ट्री, कितना हम लोग पोल्ट्री का आइटम अब यूज़ करने लग गए। ठीक है, चिकन हो गया, एग्स हो गया, तो इन सब का चीज़ करो। हॉर्टिकल्चर, फूल वगैरह का इस्तेमाल करो। लाइव स्टॉक रियरिंग, जैसे कि सीप है, तो सीप का वुल्स जो होता है, सीप का जो उसका वुल्स होता है उसको बेचो। फिर एक्वाकल्चर करो, मतलब फिश का जो मछली होता है उसका खेती करो। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट आगे बढ़ी। तो अगर हम लोग बात करें 50 साल में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है, उसके बारे में अगर हम लोग समरी हम लोग को देना हो, तो बोलेंगे कि राइस और वीट तो बम्पर प्रोडक्शन हुआ, एकदम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव। उसके बाद अगर शुगर केन और ऑयल सीड का बात करें, यानी कि जिससे तेल निकलता है, वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इरिगेशन एक्सपेंड किया है। ठीक है, उसके बाद HYV सीड्स का अगर हम लोग यूज़ करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे, पेस्टिसाइड का यूज़ करने लगे, इससे जो नेट इरिगेटेड एरिया था वो भी इंक्रीज़ कर गया। मॉडर्न एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है वो भी, जैसे कि ट्रैक्टर्स का यूज़ करना या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, वो भी लगभग हर जगह पहुँच गया, बहुत जगह पहुँच गया। फिर अगर हम लोग बात करें 1960s का अगर बात करें और आज का बात करें, तो हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ 15 टाइम बढ़ा दिए और हम लोग कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बोलते हैं आजकल, अगर आप बड़ा बुजुर्ग का बात सुनो तो वो लोग कभी कभी बोलते हैं कि जो आजकल का वेजिटेबल्स है, यानी कि जो सब्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें फर्टिलाइजर्स काफ़ी ज़्यादा रहता है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब भी एक सिचुएशन हो गया। पेस्टिसाइड वगैरह का, इन सब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करने लग गए। अब अगर हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, तो पहला है इरेटिक मानसून, मतलब अगर मानसून पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है।
कैसे? तो अगर बहुत सारा ऐसा क्रॉप है जिसमें अगर पानी नहीं पड़ेगा मानसून में तो ये दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल राइस में अगर बारिश नहीं होगा तो वो पानी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हम लोग मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो मानसून या मानसून का अगर आता है तो उसको हम लोग एक अच्छे से टैंक वगैरह में उसको रख सकते हैं, उसको पॉन्ड वगैरह में रख सकते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन वगैरह कर सकते हैं जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत कम है। अगर बोला जाता है अगर मानसून ख़राब हुआ तो हम लोग का फसल भी ख़राब हो जाएगा, और अगर मानसून अच्छा हुआ तो हम लोग का फसल भी अच्छा हो जाएगा। और मानसून का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी बहुत अच्छा फसल कर सकता है, कभी भी बहुत ख़राब फसल भी कर सकता है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लैश फ्लड आया था 2006 और 2007 के आसपास, 17 के आसपास। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ख़राब हो गया। तो कभी भी सूखा हो सकता है, कभी भी ये आपका फ्लड आ सकता है, यानी कि बाढ़ आ सकता है। अभी हाल ही में झारखंड और बिहार में कम बारिश हुआ तो यहाँ का फसल ख़राब हो गया, ठीक है। तो हम लोग मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर प्रोडक्टिविटी हम लोग का काफ़ी लो है। भारत का जो एरिया है उस पर अगर यूएसए और रसिया वाला टेक्नोलॉजी हम लोग के पास आता तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम लोग का उतना ज़्यादा फसल का प्रोडक्शन नहीं है। इसलिए जैसा कि यूएसए, रसिया और जापान में है, ठीक है। इसलिए हम लोग चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना में भी अगर हम लोग चाहें तो चाइना को हम लोग बहुत पीछे कर सकते हैं राइस में, कॉटन में, ऑयल सीड में, लेकिन भारत के पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है जितना कि उन डेवलप्ड नेशंस के पास है, ठीक है। साथ ही साथ जो यहाँ का जो एग्रीकल्चर या मॉडर्न एग्रीकल्चर अगर यूज़ कर लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। जैसे कि अगर ड्रोन्स खरीदना हो तो उसमें बहुत पैसा लग सकता है, ट्रैक्टर में बहुत पैसा लग सकता है, और लोगों के पास उतना पैसा है भी नहीं। जो फार्मर्स है उतना के पास, उन लोगों के पास उतना पैसा है नहीं। बहुत सारा फार्मर्स क्या करते हैं, जाकर के बैंक से जाकर के लोन लेते हैं और फिर अपना खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के पास उतना पैसा है नहीं कि वो उतना मॉडर्न या एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें। लैंड रिफॉर्म्स का लैक, मतलब कि बहुत जगह भारत सरकार के जब आज़ाद हुई तो भारत सरकार अंडर इंदिरा गांधी वो ज़मींदारी को एबॉलिश कर दी, मतलब ज़मींदारी जो है वो उसको बंद कर दिया गया। और बहुत कड़े से ये देखा गया कि जो लैंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फार्मर्स में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुछ कुछ फार्मर्स के हाथ में, कुछ कुछ किसान के हाथ में बहुत ज़्यादा लैंड है और कुछ कुछ किसान के हाथ में बहुत कम लैंड है। तो इसलिए जो सिचुएशन है, जो अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अब स्मॉल फार्म साइज और फ्रेगमेंटेशन और लैंड होल्डिंग क्या होता है कि जैसे एक ये इतना बड़ा एरिया है, अब इस आदमी का 2 बेटा हुआ, ठीक है, 2 बेटा हो गया। अब ये दोनों क्या करेगा, आपस में बांट लेगा, मतलब कि ऐसा ऐसा बट गया, ठीक है। फिर इन दोनों का 2-2 हुआ तो इस प्रकार बटा, फिर और बेटा बेटी हुआ तो इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर तो ये छोटा छोटा प्लॉट सबको मिलने लग गया। तो इससे क्या हुआ, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, जो फार्म साइज था वो छोटा हो गया। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना कि वेस्ट में होता है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन यानी मतलब हो गया आपका कि कंपनीज़ जो है वो बहुत कम आ रही है। जो लोग हैं वो बहुत सारे क्या करते हैं, बस अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर फसल को उगा रहे हैं। तो इससे इस तरह नहीं होता है। बहुत क्या करना होगा कि जो कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो डायरेक्ट जाकर के फार्मर से बात करें, उनको कमर्शियलाइज़ करें, ख़रीदे उनका फसल को, उनको पैसा दे। तो इस प्रकार से कमर्शियलाइजेशन होगा तो इनका डेवलपमेंट भी होगा। अंडर डेवलपमेंट का बात करें तो ये क्या हो रहा है कि एक कोई भी ज़मीन है जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, खेती होता है, वहाँ पे अगर 2 लोगों से काम होगा तो 5 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब 3 लोग तो बेगारी में काम कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। कल्टिवेबल लैंड का डिग्रेडेशन, पंजाब रीजन में, पंजाब और यूपी वगैरह रीजन में जो है, पंजाब, यूपी और आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश का रीजन में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है राइस और वीट को उगाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, सैलिनिटी बढ़ गया, सैलिनिटी बढ़ गया तो सॉइल ख़राब हो गया, सॉइल का प्रोडक्टिविटी ख़राब हो गया। इस प्रकार से जो कल्टिवेबल लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो कि लैंड रिसोर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और लैंड रिसोर्स का जो कैटेगरीज है वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हो, या फिर आप कॉपी में लिखो और कमेंट सेक्शन में आकर के उसका फ़ोटो भेज दो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।